हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एरोडाइट। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उस बैलेंसिंग में, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ एग्जांपल्स भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है आज की वीडियो का, हाउ कैन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये शुरू करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस केमिकल इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, इन दोनों ही साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऐसे केमिकल इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है, तो इसलिए उसका बैलेंस करना ज़रूरी है। तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी बैलेंसिंग में, जिनको मैं बताने वाला हूँ आगे। पहला स्टेप होता है कि सिंपली उस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को एज इट इज़ नोट डाउन करिए प्रॉपर वे में, साफ सुथरा स्पेसिस के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स नोट डाउन कर लेना है, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। इसको नोट डाउन करने के बाद उस केमिकल रिएक्शन में वो कंपाउंड चूज करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपाउंड प्रोडक्ट साइड पे ही हो, रिएक्टेंट साइड पे भी हो सकता है। हमें सिर्फ वो कंपाउंड चूज करना है जो कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। वो कंपाउंड चूज करने के बाद हम अगला स्टेप ये है कि हमें उस हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स वाले कंपाउंड में से वो एलिमेंट चूज करना है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं। उस कंपाउंड में से वो एलिमेंट चूज करना है जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, और फिर उस एलिमेंट को बैलेंस करना शुरू करना है सबसे पहले। उसके बाद फिर हमें बाकी एलिमेंट्स को सेम एज इट इज़ हमें बैलेंस करना है बाय यूजिंग कोफिशिएंट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपके साथ स्टेप्स डिस्कस करे कि क्या क्या होते हैं बैलेंसिंग के। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा, लेकिन अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ऐसे हम बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। तो इसे हमें बैलेंस करना है, ये हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले स्टेप तो यही होता है कि उस केमिकल इक्वेशन को नोट डाउन करके प्रॉपर वे में, तो ये लिखी हुई है पहले से ही। दूसरा स्टेप होता है उस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन में इन्वॉल्व सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स नोट डाउन करने हैं, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तो वो आपने नोट डाउन कर लिए, तीन एलिमेंट्स हैं, तीनों के यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। इसके बाद अगला स्टेप वो आता है कि आपको वो कंपाउंड चूज करना है जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं उस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो अगर हम Fe3O4 को देखें तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। Fe के 3 एटम्स हैं और O के 4 एटम्स हैं, तो टोटल इसके अंदर 7 एटम्स इन्वॉल्व हैं इस कंपाउंड के अंदर। तो ये इकलौता ऐसा एटम एटम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट, इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब हमें इस कंपाउंड में से वो एलिमेंट चूज करना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो Fe3O4 में ऑक्सीजन ओ के एटम्स सबसे ज़्यादा हैं, 4 एटम्स है, वही Fe के 3 है। तो हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना शुरू करना है सबसे पहले। तो ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड पे H2O में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन एटम मौजूद है, और प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 के अंदर ऑक्सीजन एटम मौजूद है। और अगर हम चेक करें तो कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन की रिएक्टेंट साइड पे, तो वो एक ही है, और प्रोडक्ट साइड पे 4 हैं। तो प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें ऑक्सीजन के इक्वल करने हैं तो क्या करना होगा, एक एटम ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड पे और 4 हैं प्रोडक्ट साइड पे। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड के एटम्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल हो जाएंगे? तो हाँ, हो जाएंगे।
तो हमें 4 एज अ कोफिशिएंट H2O के साथ लगाना होगा, जिससे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस्ड हो जाएंगे। 4H2O का मतलब ये है कि 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक ऑक्सीजन था, वैसे ही 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 4 ऑक्सीजन एटम होंगे। इसलिए हमने 4 कोफिशिएंट H2O के साथ लगा दिए। अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस हो गए, अब हमें कहाँ जाना है, दूसरे एलिमेंट्स पे, उनको बैलेंस करना है। तो अब हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, अब हमें बाकी एलिमेंट्स को भी इसी तरीके से बैलेंस करना है। तो उसके बाद हम बैलेंस कर लेते हैं Fe को। तो Fe की बैलेंसिंग करने के लिए देख लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे Fe के कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे Fe के कितने एटम्स हैं। तो Fe मौजूद है रिएक्टेंट साइड पे Fe की फॉर्म में, तो एक एटम है Fe का, और प्रोडक्ट साइड पे Fe3O4 में है Fe मौजूद, और उसके टोटल 3 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड पे। तो रिएक्टेंट साइड पे एक Fe का एटम है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है। तो अगर हम एक एटम को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल Fe के भी 3 एटम्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट साइड पे 3 एज अ कोफिशिएंट हमें Fe के साथ लगाना होगा, ताकि रिएक्टेंट पे जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट वाले एटम्स के इक्वल हो जाएं। तो अब साथ हमारे पास Fe भी बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। अब अगला स्टेप आता है, जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको हमें बैलेंस करना है। तो वो बच गया हमारे पास हाइड्रोजन, जिसको हमें बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें चेक करना होगा कि रिएक्टेंट साइड पे अब कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने एटम्स हैं। तो अब जब हमने कोफिशिएंट ऐड करा था यहाँ पे, कोफिशिएंट जब हमने ऐड करा H2O के साथ 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4H2O के मॉलिक्यूल्स अब हमारे पास हो गए, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हमारे पास कितने एटम्स होंगे, 8 एटम्स होंगे। तो इसलिए हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट साइड पे भी 8 ही एटम्स चाहिए। तो 8 एटम्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, H2 प्रोडक्ट साइड पे जो H2 था उसके साथ एक 4 कोफिशिएंट हम लगा देंगे, जिससे अब हाइड्रोजन भी जो है बैलेंस हो जाएंगे। तो अब आप चेक करोगे तीनों एलिमेंट्स को, तो Fe के भी टोटल एटम्स 3 हैं रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। ऑक्सीजन के भी 4 ही हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पर। हाइड्रोजन के 8 हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे। तो इस तरीके से हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है। तो आई होप ये बैलेंसिंग के स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा आप इसकी रीडिंग करिए बुक से, और फिर एक बार दोबारा आप वीडियो देख लेना। चीज़ें आपको क्या क्या इन्वॉल्व हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बस एक स्टेप एंड में मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। आखिरी स्टेप होता है स्टेट्स का लिखना, फिजिकल स्टेट्स क्या क्या हैं एलिमेंट्स की वो लिखना। तो 4 स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट होती है सॉलिड, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्टेट होती है आपकी लिक्विड, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्टेट होती है हमारी एक्वस, जिसको हम AQ, और एक स्टेट होता है हमारी गैस, जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी एलिमेंट जिस भी स्टेट में, उसके साथ हम ब्रैकेट में उसकी स्टेट लिख देते हैं। जैसे कि Fe को हम लिख देते हैं उसके साथ ब्रैकेट में S, वैसे ही वाटर के लिए हम L। तो इस तरीके से स्टेट लिखी जाती है, आखिरी स्टेप होता है। तो इन सभी स्टेप्स के थ्रू हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का मेन कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम किसी केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।